हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय आज का चैप्टर। 2479 मैग्मा जीव। 1। जलते हुए आकाश के नीचे हवा टूटी हुई कांच की तरह कांप रही थी। लू शाओ का बिखरा हुआ शव लावा में गिर चुका था और धीरे धीरे जल रहा था। राख पूरी तरह उड़ने से पहले ही शुतुन और हुओगुई एक दूसरे को बेहद डर के साथ देखने लगे। दोनों की पुतलियां एक साथ सिकुड़ गई। आंखों की गहराई में जल रही आग उस अनकहे दबाव से लगभग बुझ चुकी थी। वो एहसास ऐसा था जैसे सृष्टिकर्ता के सामने खड़े हों। शुतुन ने पहले बोलना शुरू किया। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी, जैसे वो अपने डर को जबरदस्ती दबा रहा हो। वो बोला, हाँ, छठी पीढ़ी के इंसानों, क्या तुम्हें लगता है कि लू शाओ को मार देने से तुम झू रोंग कबीले के बराबर हो जाओगे? उसकी हंसी नीची और रूखी थी, लेकिन उसमें टूटने की कगार और क्रूरता साफ झलक रही थी। तुम खुद को ताकतवर समझते हो, लेकिन वो बस एक पल का भ्रम है। हम झू रोंग कबीला आग के स्रोत को नियंत्रित करता है, जो हमें सृष्टिकर्ता ने दिया है, विनाश की शक्ति। फायर डेमन भी गरजते हुए बोला, मानो अपने डर को गुस्से में बदल रहा हो। तुम बस एक अधूरा छठी पीढ़ी का प्राणी हो। हम देवताओं की असली रक्तरेखा है। क्या तुम सोचते हो कि अकेले पूरे कबीले को पलट दोगे? कितना बड़ा मजाक है। वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि जांग यी ने कदम उठा लिया। बस एक पल के लिए। वो कई किलोमीटर दूर जली हुई जमीन पर खड़ा था और अगले ही क्षण अंतरिक्ष में एक चमक उभरी। जांग यी का शरीर पहले ही शुतुन और हुओगुई के सामने प्रकट हो चुका था। अंतरिक्ष यात्रा, एक ही पल में पहुंच जाना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी उसकी नजर में अब कोई मायने नहीं रखती थी। उसने जानबूझकर कोई आभा नहीं छोड़ी, लेकिन लू शाओ को पल भर में मार देने से जो दबाव पैदा हुआ था, वही शुतुन और हुओगुई का सिर फाड़ देने के लिए काफी था। मौत का डर उनके दिलों को जकड़ चुका था और झू रोंग कबीले के ये दोनों ताकतवर योद्धा भीतर तक सिहर गए थे। लगभग सहज प्रतिक्रिया में शुतुन ने दोनों हाथ उठाए और झू रोंग कबीले की विशिष्ट जलती हुई क्षेत्रीय आग जला दी। वो अत्यंत उच्च ताप ऊर्जा थी, जो धातु को पिघला दे और अंतरिक्ष तक को वाष्पित कर दे, लेकिन पूरी तरह निकलने से पहले ही एक उंगली लापरवाही से उसके सिर की ओर उठी। शोर ज्यादा है। जांग यी की आवाज शांत थी, उसमें हल्की सी झुंझलाहट भी थी। सन्नाटा छा गया। न कोई विस्फोट हुआ, न कोई चीख सुनाई दी। सिर के ऊपर से शुरू होकर शुतुन का शरीर ऐसे कटने लगा जैसे किसी अदृश्य धार ने उसे चीर दिया हो। दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल गई। अगले ही पल वो खामोशी से बिखर गया, राख बन गया और उसकी ऊर्जा तक पूरी तरह मिट गई। फायर डेमन पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। डर ने उसकी मांसपेशियों को जकड़ लिया था। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। व्हाइट आर्चबिशप स्तर का योद्धा, जिसे प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिला। वो चीख पड़ा, तुमने शू तुन को मार दिया। उसकी आवाज ही बदल गई थी। जांग यी ने जवाब नहीं दिया, बस उसे उदासी नजर से देखता रहा। उसी पल फायर डेमन के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे पहले आया गहरा डर, फिर वो डर गुस्से में बदल गया। वो दहाड़ा और चीखा। उसका पूरा शरीर गहरे लाल लपटों में डूब गया। वो चिल्लाया, तुम्हें मर जाना चाहिए। उसका शरीर आग की चमकती लकीर बन गया, जलते हुए उल्कापिंड की तरह सीधे जांग यी की ओर टूट पड़ा। लपटें उमड़ पड़ी और ऊर्जा समुद्री ज्वार की तरह बहने लगी। उस क्षण पूरी दुनिया फायर डेमन की ऊर्जा से निगल ली गई। भीषण गर्मी ने रोशनी को मोड़ दिया। जमीन पिघलकर मैग्मा बन गई और लाल लाल धुंध चारों ओर फैल गई। लेकिन जब सब कुछ शांत हुआ तो जांग यी उसी जगह खड़ा था,
उसके चारों ओर अंतरिक्ष में गहरी रोशनी चमक रही थी और एक अर्धपारदर्शी गोल घेरा बन गया था। सारी लपटें, झटके और ऊर्जा के गोले उस परत को छूते ही गायब हो गए, जैसे किसी अथाह गहराई में गिर गए हों। वो आयामी द्वार था, ऐसा अंतरिक्ष जो हर ऊर्जा को निगल लेता है, ज़ांग यी का निजी क्षेत्र। फायर डेमन का पूरा हमला शून्य में फेंका गया, एक लहर तक नहीं उठी। ये नामुमकिन है, नामुमकिन। फायर डेमन की आंखों में पूरी तरह टूटन आ चुकी थी और वो पीछे हटते हुए गर्जने लगा। ज़ांग यी ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। विद्रोह दिलचस्प है, लेकिन वो वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसकी दाहिनी बाह से चांदी और काले रंग की जंजीर सांप की तरह फिसलकर बाहर निकली और पल भर में कई दर्जन मीटर तक फैल गई। जंजीरों की सतह पर ठंडी चमकती हुई रूनें थी, मानो वे जीवित हों और सांस ले रही हों। बहुत बदसूरत है। हवा चीरती जंजीरों की आवाज तेज और जानलेवा थी। फायर डेमन का शरीर एक पल को जड़ हो गया और अगले ही क्षण उसके चारों अंग एक साथ कट गए। कट बिल्कुल साफ और चिकने थे, उनमें एक हिंसक सौंदर्य था। खून और पिघली हुई आग एक साथ फूट पड़े, धातु टूटने जैसी आवाज के साथ। चीखने का मौका भी नहीं मिला और जंजीर अपने आप ऊपर लिपट गई, जहरीले सांप की तरह शिकार को कसकर जकड़ लिया। हर बार जंजीर कसती तो तीखी चटकने की आवाज आती और उसके शरीर के भीतर ऊर्जा के केंद्र एक एक करके नष्ट होते चले गए। फायर डेमन की चीखें आकाश और धरती को चीरती हुई लपटों में गूंज उठीं। ज़ांग यी ने बायां हाथ बढ़ाया और हल्के से उसकी छाती पर रखा। जंजीरों पर रूनें चमक उठीं और उसके शरीर पर लगे सभी बुद्धिमान उपकरण और संचार मॉड्यूल पल भर में फट गए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ज़ांग यी का लहजा बिल्कुल तथ्य बताने जैसा शांत था, क्योंकि जिंदा जीव की अभी काफी कीमत होती है। वो मुड़ा और झूठवे, श्वानवु और तु युनलिए की ओर देखा, जो सदमे में कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। तुम लोग अब वापस जा सकते हो। उसने ऐसे कहा जैसे अभी जो हुआ वो कोई खास बात ही न हो। बाकी मैं खुद देख लूंगा। उसके शब्दों में कई अर्थ छिपे थे। साफ था कि वो यहां रुकने वाला नहीं है और आगे और भी बड़े कदम उठाएगा। लेकिन किसी में और सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी। आज ज़ांग यी ने जो दिखाया था, उसने सबको भीतर तक हिला दिया था। वे बस इस पारलौकिक अस्तित्व की पीठ को देखते हुए उसके कदमों का पीछा कर सकते थे। नरक जैसी आग के किनारे ज़ांग यी की आकृति शाम की हवा में स्थिर खड़ी थी। उसके कपड़े बिना आवाज हिले, उसके पैरों तले दुनिया की लपटें बुझ चुकी थी और बस राख हवा में सरसराती रह गई थी। उसी पल सब समझ गए कि उसके आते ही युद्ध खत्म हो गया था। फायर डेमन दिव्य जंजीरों में बंधा हुआ था और अपनी असली अवस्था में सिमट चुका था। उसका शरीर पूरी तरह झुलस चुका था। आग कब की बुझ गई थी और बस त्वचा पर सुलगती चिंगारियां बची थी। ज़ांग यी ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे तियानहाई किले की ओर घसीट ले चला, जैसे कोई गरिमा खो चुका विशाल अग्निसर्प। किले के भीतर रोशनी गर्म थी। यांग शिनशिन वहां आए। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि ज़ांग यी लौट आया। उसके हाथ में पकड़े उस मानवस्वर जैसे प्राणी को देखकर वो पलके झपकाते हुए हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या ये झू रोंग कबीले का योद्धा है? बड़ा दिलचस्प जीवन रूप है, मैग्मा में भी जिंदा रह सकता है। कोई हैरानी नहीं कि कुछ लोग कहते हैं सृष्टिकर्ता को पासा फेंकना पसंद है। जीवन की रचना भी कितनी लापरवाह है। जो भी हो, ये चीज अब सामने आ चुकी है और हुआशु साम्राज्य की धरती पर ही है, तो हमें इस कबीले के बारे में अच्छे से जानना होगा। ज़ांग यी ने उसका हाथ छोड़ दिया। चलो देखते हैं, अगर ये झंझट वाला कबीला हुआ तो भागने की तैयारी करेंगे और उलवान साम्राज्य के गढ़ की ओर निकल जाएंगे। अगर इस कबीले की ताकत बस औसत निकली तो ज़ांग यी ने ठंडी हंसी हंसी। उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। फिर तो इनके लिए बड़ी मुसीबत आने वाली है। चैप्टर 2480 मैग्मा क्रीचर्स 2।
झंग यी ने फायर डीमन को जोर से जमीन पर पटक दिया और डिवाइन चेन्स जैसे जिंदा हों लहराते हुए उसके पूरे शरीर को कसकर जकड़ लिया। तेज हुक उसके शरीर को भेदते चले गए, लेकिन उसे मारा नहीं, बस इस हालत में छोड़ दिया कि वो हिल भी न सके और आत्महत्या तक न कर पाए। उन चेन्स पर बने इंस्क्रिप्शंस हल्की चांदी जैसी रोशनी से चमक रहे थे, मानो ब्रह्मांड की गहराइयों से आया कोई प्रतिबंध हो। यहां तक कि एनर्जी की हलचल भी थम गई। फायर गोस्ट ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब भी जिद की हल्की सी झलक थी और वो बोला कि छठी पीढ़ी के इंसान, क्या तुम्हें लगता है मुझे पकड़ लेने से कुछ बदल जाएगा? हमारे झुरोंग क्लैन की आग पूरी जमीन को जला डालेगी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले यांग जिंगसन ने बिना किसी भाव के हाथ उठाया और ठंडे स्वर में कहा, फॉलिंग पपेट। इस वक्त उसकी नजर में फायर गोस्ट सिर्फ एक चलता फिरता दिमागी डेटा बैंक था। काले कोहरे के बीच एक विशाल फॉलन गोलेम प्रकट हुआ। उसके जजमेंट लॉन्गबो से लाल रोशनी चमकी और उसकी हथेली से बेहद पतला एक तीर बना, जो गुलाबी और गहरे लाल रंग का था, मानो आत्मा के अदृश्य धागों से बना हो। फायर डीमन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तीर चुपचाप उसके सीने को भेद चुका था। वो हल्का सा कराहा, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। बस ऐसा लगा जैसे उसके दिल की गहराई में कुछ बदल गया हो। उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ी और उन पर गहरा लाल रंग चढ़ने लगा। उसकी चेतना पल भर में टूटकर फिर से जुड़ गई। यांग जिंगसन उसे देवता जैसी ठंडी नजर से देख रही थी, क्योंकि ये लस्ट एरो आत्मा की सबसे मूल स्वतंत्र इच्छा को छीनकर उसे कठपुतली बना देता है, और ऐसे गुलाम अपने मालिक के हर आदेश का बिना शर्त पालन करते हैं। कुछ ही सेकंड बाद फायर डीमन घुटनों के बल झुक गया। उसकी नजर झुकी हुई थी और वो भारी आवाज में बोला कि मेरे स्वामी, फायर डीमंस आपके आदेश का पालन करेंगे। झंग यी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, और यांग जिंगसन से बोला कि उससे झुरोंग क्लैन की सारी जानकारी निकलवाओ। यांग जिंगसन ने ठुड्डी पर हल्का सा हाथ रखा, फिर उंगलियां बढ़ाकर फायर गोस्ट के माथे को छुआ। ऊर्जा की लहरें फैल गई और पूरे हॉल की रोशनी कुछ मंद हो गई। फायर डीमन की आंखों में टूटी फूटी तस्वीरें चमकने लगी। यह साफ संकेत था कि उसकी यादें जबरदस्ती पढ़ी जा रही है। जैसे जैसे यांग जिंगसन की क्षमता बढ़ रही थी, गुलामों की यादें पढ़ना आसान होता जा रहा था। अब लंबी पूछताछ की जरूरत नहीं, सीधे दिमाग से जानकारी निकाली जा सकती थी। और फिर धीमी गूंज के साथ सूचनाएं बाढ़ की तरह बाहर आने लगी कि झुरोंग क्लैन अर्थ के मैंटल की गहराई में रहता है, साल भर लावा के समुद्र में। उनका खून पत्थर जैसे दिल और आग जैसे मैरों से बहता है, और उनका सामान्य शरीर तापमान 800 डिग्री तक पहुंच सकता है। उनकी सेना की ताकत 2 स्तरों में बंटी है। पहले स्तर पर 3 इन्फर्नल रियल्म ओवरलॉर्ड्स हैं, यान जिन, कैंग हो लियू और रैन वायुटियान, जो 3 लावा सीज पर राज करते हैं और असली राजा है। सभी नाइट लेवल के अस्तित्व। दूसरे स्तर पर बिशप लेवल के 9 योद्धा हैं, जिनमें मर चुका लू शाओ, क्षु टुन और ये फायर गोस्ट भी शामिल है। इतनी सैन्य ताकत के बावजूद उनकी सिविलाइजेशन और तकनीक बेहद पिछड़ी हुई है, इंसानी दुनिया से भी कमजोर, क्योंकि उनके वातावरण में सामान्य सामग्री से हथियार या उपकरण बन ही नहीं सकते। सब कुछ ऊंचे तापमान में पिघल जाता है। हाँ, उनकी एनर्जी कन्वर्शन और शारीरिक बनावट अपनी सीमा तक पहुंच चुकी है। ये सब सुनकर झंग यी ने नाक छुई और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तो ये एक काफी प्रिमिटिव ट्राइब है। उसकी आंखों में तेज चमक थी, क्योंकि उसे ऐसे दुश्मन पसंद थे जो शरीर से ताकतवर लेकिन दिमाग से कमजोर हो। आखिर हर किसी को कोलंबस जैसा मौका नहीं मिलता कि बंदूक लेकर भाले वाले लोगों से लड़े और पूरा महाद्वीप लूट ले। उसने कहा कि कुल मिलाकर उनकी ताकत वुलियन एम्पायर से ज्यादा है, लेकिन उनकी समझ और तकनीक अब भी पुराने जमाने में अटकी है, बल्कि खतरा उलुवाटू एम्पायर से भी कम कहा जा सकता है। यांग जिंगसन ने शांत भाव से कहा कि उनके पास 3 नाइट्स हैं। रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से भाई को उनसे निपटते समय सावधान रहना होगा। झंग यी हंसा और बोला कि सावधानी तो जरूरी है ही, लेकिन ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे खतरनाक हो गई,
और उसने कहा कि जब उन्हें आग लगाना इतना पसंद है तो चलो उनके इलाके में जाकर देखते हैं किसकी आग ज्यादा तेज जलती है। उसने यांग जिंगसन से कहा कि उसके दिमाग की और छानबीन जारी रखो, झुरोंग क्लैन के बारे में जितनी जानकारी मिल सके निकालो। हमारी मौजूदा ताकत के साथ हमें पूरे देश के संसाधनों की जरूरत नहीं। मेरी टीम की ताकत 6 महीने पहले पूरे देश से भी ज्यादा है। यह कहकर उसने इंटेलिजेंस सिस्टम की सबसे ऊंची एक्सेस से तियनहाई शहर को आदेश दिया कि सभी लोग मैक्सिमम अलर्ट पर जाएं। शैडो स्क्वाड तुरंत असेंबल हो और तियनहाई फोर्ट्रेस के अंदर मौजूद सभी सदस्य तुरंत इकट्ठा हों। स्काईजी फोर्ट्रेस की रात शांत लेकिन बेहद तनावपूर्ण थी। तियनहाई फोर्ट्रेस के सबसे बड़े कॉन्फ्रेंस रूम में सभी कोर मेंबर्स लगभग एक साथ पहुंच गए। हवा में धातु और एनर्जी की गंध थी और स्क्रीन पर यांग जिंगसन द्वारा इकट्ठा की गई सारी इंटेलिजेंस दिखाई दे रही थी, जिसमें झुरोंग क्लैन का डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जी स्ट्रक्चर, इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर और सबसे अहम उनकी कॉम्बैट पावर लेवल शामिल थी। फायर डीमन ने अपने क्लैन की सारी जानकारी उगल दी थी, यहां तक कि उनके डिफेंस सिस्टम तक, और उनकी पिछड़ी तकनीकी सिविलाइजेशन यांग जिंगसन के सामने लगभग नंगी हो चुकी थी। झंगी लिविंग रूम के बीच सोफे पर बैठा था एंड डीमन गॉड आर्मोर पहले से उसके शरीर पर था और वो रात में खड़े काले लोहे के टावर जैसा लग रहा था। शांत और ठंडा उसकी ये बैटल रेडी हालत सबको आने वाली बड़ी जंग का एहसास करा रही थी। अंकल यू ने चुप्पी तोड़ते हुए मुस्कान के साथ पूछा कि सुना है इस बार निशाना किसी और सिविलाइजेशन पर है और उसी सिविलाइजेशन ने हुएक्सू किंगडम के एक शहर पर हमला किया है। क्या हम सच में अभी नेशनल वॉर शुरू करने वाले हैं? फैटिक शू आंखें फैलाकर सुन रहा था, क्योंकि दुनिया भर में एंशिएंट सिविलाइजेशंस एक एक करके सामने आ रही थी और छठी पीढ़ी के इंसानों की ताकत को परख रही थी। कई देशों में भयानक जंग छिड़ चुकी थी और उसे लगा था कि झंग यी शायद तियनहाई सिटी से बाहर नहीं जाएगा। झंग यी ने गहरी और अटूट नजर से देखते हुए कहा कि हाँ, और उसकी हर बात लोहे की तरह भारी थी। अगर हमें भविष्य में शांति चाहिए तो अभी अपनी ताकत साबित करनी होगी। एक मजबूत शुरुआत सौ मुसीबतों को रोक देती है। अगर हम उस एंशिएंट सिविलाइजेशन पर कार्रवाई नहीं करेंगे जिसने हमें उकसाया है, तो देरसवेर नई मुसीबतें दरवाजा खटखटाएंगी। उसने कहा कि जब वुलुयन एम्पायर को मिटाया गया था तो पूरी दुनिया देख रही थी, लेकिन अब और भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस की नजर सतह पर है। इसलिए हमें उन्हें साफ दिखाना होगा कि हम सिर्फ काटे जाने वाली मछली नहीं हैं, बल्कि कसाई भी है। और इसी वजह से एक महान शक्ति बनकर उनके बीच खड़ा होना ही सबसे समझदारी भरा रास्ता है। चैप्टर 2481 मैग्मा ऑर्गेनिजम्स 3। झंग यी ने सिर उठाकर बाहर स्टील से बने शहर की तरफ देखा। तियनहाई सिटी बहुत ज्यादा शांत हो गया है। उन्हें लग रहा है कि हम डर गए हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें बता दिया जाए कि तियनहाई में अराजकता अभी भी मौजूद है। जैसे ही उसने ये कहा, मीटिंग रूम में बैठे सभी लोगों ने सहमति में सिर हिला दिया। हर किसी के चेहरे पर जोश साफ दिखाई दे रहा था। उलुएंग एम्पायर पर विजय पाए अभी सिर्फ आधा साल ही हुआ था। आधा साल पहले की वो लड़ाई आज भी सोचने पर खून खौलने लगता है। क्या अब दूसरी जंग शुरू होने वाली है? बैली चेंकिंग की दाढ़ी हल्की सी कांपी और उसने उत्साह से पूछा, योर एक्सीलेंसी, क्या आपका मतलब है कि हम खुद पहल करेंगे? झंग यी हल्के से मुस्कराया, बिल्कुल। किसी सिविलाइजेशन पर हमला करना अथॉरिटी और क्रेडिबिलिटी स्थापित करता है। फैटिक शू ने आंखें झपकाई। क्या इस बार सिर्फ ही हमला करेंगे? पूरे देश की ताकत इकट्ठा नहीं करेंगे? सामने वाला तो एक एंशिएंट रेस है और आपने तो हमें उनका रेस का नाम तक नहीं बताया। झुरोंग क्लैन, यांग जिंगसन ने कहा। उसने स्क्रीन पर उंगली फेरी और होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर तस्वीरें तुरंत बदल गई। आग से बने अनगिनत जीव, बहते लावे की नर्क जैसी दुनिया और आग में लिपटे दैत्य सबकी आंखों में दिखाई दिए। उसकी आवाज शांत थी। ये लोग मैंटल के अंदर गहराई में रहते हैं और इनके 3 अग्नि ओवरलॉर्ड हैं। इनके सभी सदस्य नाइट लेवल एबिलिटी यूजर हैं। ये एक स्पेशल रेस है जिसमें हर कोई फायर बेस्ड एबिलिटीज रखता है।
मैंने अपने भाई से बात की थी। ये वही रेज है जिससे गोल्डन लावा नाइट था, जिससे हम आई ऑफ द डीमन में मिले थे। लेकिन साफ है कि तब से इनकी हालत गिर चुकी है और कई सालों से इन्होंने अपनी ताकत रिकवर नहीं की है। यैक लोग कभी बेहद गौरवशाली इतिहास रखते थे और लंबे समय तक घमंडी दृक लोगों को दबाकर रखा था। लेकिन आखिरकार वे हार गए और क्रिएटर द्वारा बेहद दयनीय हालत में बचाए गए। आज तक उनके कई बंटे हुए गुट बस किसी तरह जिंदा है। वे जमीन पर घमंड के साथ आए, लेकिन भटके हुए कुत्तों जैसी किस्मत छुपा नहीं पाए। इस नजर से देखें तो वे किनलिंग ड्रैगन क्लैन से बिल्कुल अलग है। आखिर ड्रैगन्स ने खुद जायंट गॉडरकर को सील किया और फिर दूसरे डायमेंशन में चले गए। यांग जिंगसन ने आगे कहा, फायर गोस्ट से मिली इंटेलिजेंस के अनुसार उनकी सिविलाइजेशन का पैमाना बड़ा है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई है। डिफेंस सिस्टम प्रिमिटिव है और वे ज्यादातर नेचुरल एनर्जी साइकिल पर निर्भर रहते हैं। अंकल यू ने भौहें सिकोड़ ली तो वे जलते हुए पत्थरों वाले एनवायरनमेंट में लड़ते हैं। हाँ, यांग जिंगसन ने सिर हिलाया। अर्थ का कोर ही उनका इलाका है। लू केरन ने होंठ चाटे। उसकी मुस्कान में हल्का सा उत्साह था। डोमेन, तो फिर मैं देखना चाहती हूं। मेरे न्यू ड्रीमर की फायर पावर के सामने इनके पत्थर से बने शरीर कितना झेल पाते हैं। सिर्फ फायर पावर की बात करें तो मौजूदा न्यू ड्रीमर के पास इतनी कॉम्बैट पावर है कि नाइट लेवल इनह्यूमंस भी पीछे हट जाएं। लू केरन ने उंगलियां आपस में फंसा ली। ये सुपर मैकेनिक झंग यी की व्यवस्था के तहत पिछले 6 महीनों से तियानहाई सिटी की पूरी मिलिट्री इंडस्ट्री को अपग्रेड करने में लगी हुई थी। उसने अपनी एबिलिटीज पूरी तरह झोंक दी थी और अब अपने काम का नतीजा देखने के लिए बेचैन थी। 3 सुपर बैटलशिप्स स्टैंड बाय पर है। हर बैटलशिप में स्काई कैनन्स के बराबर 30 मेन गन्स, 200 सेकेंडरी गन्स और हर दिशा को कवर करने वाली 26,000 मशीन गन्स है। साथ ही इनमें 500 एंटीमैटर वॉरहेड्स भी लगे हैं। एंटीमैटर मिसाइल लव रीपर का अपग्रेडेड वर्जन है, जो लू केरन द्वारा इंडिपेंडेंटली डेवलप किया गया नया मटेरियल है, जिसकी ताकत यूरेनियम से 100 गुना ज्यादा है। एक एंटीमैटर वॉरहेड 100 किलोमीटर के रेडियस में पूरे शहर को पूरी तरह मिटा सकता है। नष्ट नहीं, बल्कि पूरी तरह एरेज कर देता है। हालांकि डेथ ऑफ लव का किलिंग रेंज बड़ा है, लेकिन उसका इफेक्टिव रेडियस सिर्फ कुछ हजार मीटर ही होता है। आमतौर पर अगर कोई सैकड़ों मीटर नीचे बनकर में छिप जाए तो उसकी ताकत से बच सकता है। अब तो डेथ ऑफ लव भी 20,000 से ऊपर एबिलिटी इंडेक्स वालों को असरदार नुकसान नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि कोर एक्सप्लोजन रेंज से बच जाएं तो वे मरते नहीं हैं। एंटीमैटर मिसाइल्स ऐसे अल्टीमेट हथियार हैं जो अपने दायरे में मौजूद सारी लाइफ को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। 6 महीनों से मुझे एक ढंग की लड़ाई नहीं मिली। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अभी इतना एक्साइटेड मत हो। झंग यी की आवाज शांत थी। लू केरन की तरफ उसका मुस्कुराता हुआ स्नेह भरा चेहरा था, लेकिन उसकी गंभीर नजर ने पूरे कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल भारी कर दिया। यह कोई साधारण जंग नहीं है। उसने सब पर नजर डाली, हर एक को गहराई से देखते हुए। यह हमारी प्रतिष्ठा बनाने की लड़ाई है, खुद को साबित करने की लड़ाई है। हमें ये जंग जीतनी ही होगी और बाकी एंशिएंट रेसेस को दिखाना होगा कि वे हमें हल्के में न ले। बिल्कुल सही हालात में तो पूरे झुरोंग क्लैन का सफाया करना ही सबसे अच्छा नतीजा होगा। उन्होंने पहले हम पर हमला किया, वे एक खतरा है, इसलिए उन्हें खत्म करना बिल्कुल सही है। सबसे खराब हालात में मैं अपनी स्पेशल एबिलिटीज और हाई मोबिलिटी का इस्तेमाल करके ज्यूरिला वॉरफेयर करूंगा और उन्हें जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाऊंगा। 6 महीनों की तैयारी के बाद तुम सबकी ताकत काफी बढ़ चुकी है। इस बार हर किसी को हिस्सा लेना होगा, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। फैटिक शू ने गला निगला और कड़वी मुस्कान के साथ बोला, बॉस, हर बार जब आप ऐसा कहते हैं मुझे पता चल जाता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। झंग यी ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया। उसकी आंखों में हल्की सी तंज भरी चमक आई। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारा हिस्सा निभा देगी। मजाक कर रहे हो? यह सुनते ही फैटिक शू ने तुरंत सीना चौड़ा किया
और अपने मोटे चेहरे पर दृढ़ भाव ले आया। तियनहाई का कौन सा आदमी टफ नहीं है? लड़ेंगे, मरेंगे भी तो शान से मरेंगे। झंग यी हल्के से मुस्कराया और यांग जिंगसिन की तरफ मुड़ा। इंटेलिजेंस गैदरिंग पूरी हो गई? यांग जिंगसिन ने सिर हिलाया। सब शामिल है। फायर गोस्ट की यादों के मुताबिक जू रोंग क्लैन के अर्थ कोर में 3 इलाके हैं। सबसे बाहरी परत मोल्टन रिवर है, अंदर फायरी प्रिजन सिटी है और सबसे गहरे कोर एरिया में फायर मैरो सेक्रेड पूल है। यही उनकी सबसे गहरी एनर्जी सोर्स है। हर इलाके की देखरेख एक फायरी हेल लॉर्ड करता है। हम उन्हें अलग अलग करके खत्म कर सकते हैं। बहुत अच्छा। झंग यी ने सिर हिलाया और फिर धीरे से अपना दाया हाथ उठाया। सब लोग अंडरग्राउंड वर्ल्ड में जंग के लिए तैयार हो जाओ। झंग यी ने धीमी आवाज में कहा, हम उन्हें पूरी तरह चौंका देंगे। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी कि हम पर हमला होने के बाद हम उनकी मेन बेस पर धावा बोल देंगे। जमीन पर रहने वालों के लिए उनका तिरस्कार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उसकी नजर शांत लेकिन दृढ़ थी और उसकी आवाज ने सबके दिलों में लड़ाई की आग जला दी। आज से तियनजिन तियनहाई सिर्फ डिफेंस पर निर्भर नहीं रहेगा। हमला करेंगे। झंग यी के भाषण ने सबके जोश को भड़का दिया और सभी तुरंत कॉम्बैट रेडनेस की स्थिति में आ गए। डेंग शेंटोंग और बैली चेंकिंग द्वारा शैडो स्क्वाड को इकट्ठा कर लिया गया था और अब उसमें 9000 से ऊपर सुपरनैचुरल एबिलिटी वाले करीब 500 लोग थे। इनमें झुगे किंगटिंग, एक्सायो होंगलियन और लू दाहाई जैसे वफादार एल्डर्स भी शामिल थे, जो इप्सिलॉन की दहलीज पार कर चुके थे। ये एयर सी कॉम्बैट फोर्स बेहद खतरनाक थी। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट